दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 गणित की क्लास पढ़ने के लिए, जो कि एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 में जो चलती है, आज से उसी का हम शुभारंभ करने वाले हैं। जैसा कि हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लिए सारे क्लास लगभग पढ़ा चुके हैं और वहाँ से आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैक्सिमम प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारे क्लास में अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में अधिकतम प्रश्न वहां से मिल सकते हैं सेम टू सेम। तो उसी उद्देश्य से आज हम गणित का शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआती जो चीजें जानकारी है उसको हम समझते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि कक्षा 10 गणित में पहला ही पाठ है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं, आज हम उनके बारे में जानेंगे और साथ ही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर हम कैसे संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर आज हम इस क्लास से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जाने। पिछली कक्षा में संख्या पद्धति पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति में विभिन्न संख्याओं के बारे में बताया गया है कि संख्याएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जो संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तव में हो, जिन संख्याओं को हम किसी वस्तु पर या किसी योग में या कोई संक्रिया में हम लागू कर सके, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम परिमेय संख्या भी पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं में सम संख्याएं, विषम संख्याएं भी होती हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ये सारी संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनका अस्तित्व होता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, तो जो संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वो एक वास्तविक संख्या है। अब चूंकि वस्तु को गिनने के लिए हम एक से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 करके अनंत तक ये संख्याएं चलती हैं। और अगर इसी प्राकृतिक संख्याएं में हम जीरो को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हम जीरो से अगर शुरुआत करें, 0 1 2 3 4 करके अनंत तक जाए तो ये पूर्ण संख्या होती है। और फिर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक, जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक है। इसके अतिरिक्त एक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया गया। तो ठीक इसी प्रकार अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य भी एक पूर्णांक ही है। तो वो सभी संख्याएं जो पूर्ण रूप में हो, जैसे 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो ये सब पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं से संबंधित, उन्हीं वास्तविक संख्याओं की गणनाओं पर आधारित यह चैप्टर आज शुरू होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड ने जो परिमेयिका दिया है क्या है। यूक्लिड की जो परिमेयिका यहाँ लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है, और साथ ही इस चैप्टर में एल्गोरिथ्म, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में भी पढ़ना है। तो ये क्या होते हैं, एल्गोरिथ्म और परिमेयिका में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो परिमेयिका होता है वो एक सिद्ध किया गया कथन होता है। हम परिमेयिका का प्रयोग करके अन्य कथनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। जबकि एल्गोरिथ्म जो होता है वह किसी समस्या को हल करने में हम परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। परिमेयिका के प्रयोग से हम समस्याओं को हल करते हैं। वह एक सुपरिभाषित एक श्रेणी है, सुपरिभाषित श्रेणी। जैसे कि इस परिमेयिका में बताया गया, तो ये परिमेयिका क्या है, यहां दिखाया गया है a बराबर BQ + R। तो ये एक सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्याओं को हल करने की विधि बताती है। एल्गोरिथ्म समस्या को हल करने की एक विधि बताती है, जबकि परिमेयिका जो होती है वह एक सिद्ध किया हुआ
कथन होता है जो अपने आप में वो सिद्ध किया हुआ है, हम डायरेक्ट उसका प्रयोग करके किसी अन्य समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या अन्य कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं परिमेयिका का प्रयोग करके। तो अब यहां देखिए परिमेयिका में क्या बताया यूक्लिड ने। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसमें कहा गया दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याओं q और r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन b। तो ये शब्द देखने में जरूर कठिन लग रहे हैं, लेकिन पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। विभाजन के लिए एक परिमेय पढ़ चुके हैं। भाई भाग, अगर किसी वस्तु को भाग किया जाता है तो उसमें कौन कौन से पद होते हैं, हमें सबसे पहले उनको जानना है। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक संख्या का भाग किया, जैसे हमने 5 से 37 को मान लीजिए भाग किया, 5 से हमने भाग किया 37 को, तो इसमें कौन कौन से पद आएंगे। देखिए यहाँ 7 बार, यहाँ हम अगर 5 का गुणा करें तो 5 सते 35 प्राप्त होगा और उसके बाद में नीचे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास केवल 2 संख्याएं थी, 5 और 37, और यहाँ 2 अतिरिक्त संख्याएं हमें मिल रही हैं, एक 7 और एक 2। तो ये क्या है, इनके बीच क्या संबंध है? वही संबंध ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बताता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या से भाग किया जा रहा है तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को हम भाजक कहते हैं, ये भाजक होता है। और जिस संख्या को भाग किया जाता है, जैसे यहां 37 को भाग किया गया, तो 37 क्या है? भाज्य। 37 को हम कहते हैं भाज्य, यहां पर 37 भाज्य है। और यहां भाग करने पर जो हमें फल प्राप्त हुआ उस फल को हम, परिणाम को भागफल कहते हैं, यह भागफल। और जो शेष बच रहा है भाग करने के बाद, इसको कहा जाता है शेष फल, यह शेष फल है। तो यहां देखिए हमें 2 संख्याएं यानी भाजक और भाज्य के बारे में जानकारी थी और हमें 2 नई संख्याएं भागफल और शेषफल के रूप में प्राप्त हुई। अब इनके बीच पिछली कक्षाओं में हम संबंध पढ़ चुके हैं कि भाज्य जो होता है वो भाज्य कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बस इतनी बातें अगर ये पूर्व में पढ़ी हुई बातें अगर मालूम है तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कुछ अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है। यही संबंध, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका इसी संबंध को परिभाषित कर रहा है। वही चीज यहां कहा जा रहा है कि 2 दिए गए धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, मतलब कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हमारे पास a और b अगर है तो उन a और b के माध्यम से हम अद्वितीय पूर्ण संख्याओं q और r का अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब 2 नए हमें अद्वितीय संख्याएं, 2 नई संख्याएं इस प्रकार प्राप्त होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में उनका संबंध बनाया जा सकता है। और इसमें r की जो बात कर रहा है तो ये r जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये r सदैव b से छोटा होगा। तो r मतलब यही रिमाइंडर की बात की जा रही है। यहां जो शेष बचेगा ये शेष कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां भाजक के बराबर होता तो हम निश्चित रूप से एक बार भाग कर सकते थे। तो इसलिए शेषफल सदैव भाजक से छोटा ही होता है। और अगर पूरी की पूरी विभाजित हो रही है संख्या तो निश्चित रूप से शेषफल 0 प्राप्त हो सकता है। यानी शेषफल जो होगा या तो 0 होगा और या तो 0 से बड़ा लेकिन भाजक से सदैव छोटा होगा। तो वही बातें यहां बताई गई है कि जो रिमाइंडर यानी शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो वही बातें जो यहां हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, उसी बातों को इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में बताया गया है कि यहां कहा गया 2 दिए गए धनात्मक पूर्णांकों कि कोई 2 दिया गया धनात्मक पूर्णांक है a और b। मान लीजिए a और b में a बड़ा है b छोटा है, तो a अगर बड़ा है तो उसको हम भाज्य कहेंगे और b छोटा है तो वो भाजक होगा।
और इसको भाग करने पर जो भी भागफल मिल रहा है या घटाने पर जो भी यहां लिखेंगे b को q बार गुणा करके, यानी बी क्यू यहां प्राप्त हुआ, मान लीजिए सपोज दैट इसका गुणनफल ही यहां लिखा जाता है, जैसे 5 और 7 का गुणनफल यहां 35 लिखा गया, तो उसी प्रकार b से जब हम q बार गुणा करेंगे तो बी क्यू आएगा, और घटाने पर a में बी क्यू घटाएंगे तो यहां एक नई संख्या मिलेगी जो कि शेषफल के रूप में होगी। वही चीज यहां कहा गया है कि b से अगर a को भाग करें तो q और r दो हमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी q और r के रूप में, जिनका अस्तित्व इस प्रकार है। अब यही संबंध अगर यहां बनाना चाहें कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य यहां क्या है a और भाजक है b, a बराबर b और भागफल कितना लिखा गया q और शेषफल कितना आया r, तो यही संबंध तो परिमेयिका में दिखाया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस r। और वही बातें कही गई कि जो शेषफल है वो 0 या तो हो सकता है या 0 से बड़ा है, लेकिन b से ये छोटा होगा। तो यही कंडीशन यहां बताया गया है कि शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से सदैव छोटा होगा। तो अब उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। तो ये इसी का जनरल रूप है, इसी को जनरलाइज किया गया है, एक सामान्य, इसका सामान्यीकरण व्यापकीकरण किया गया, व्यापीकरण के रूप में लिखा गया। अब a और b, q और r ये भिन्न भिन्न कोई भी संख्याएं हो सकती है, ये प्रत्येक संख्याओं पर लागू किया जा सकता है। तो यूक्लिड ने यह परिमेयिका दिया और यह परिमेयिका के माध्यम से एक विभाजन एल्गोरिथ्म बताया, मतलब वहां समस्या को हल करने की एक विधि बताई कि अगर कोई भी दो संख्याएं दी गई हों और उनके बीच HCF निकालना है तो इस परिमेयिका का प्रयोग करके हम दो संख्याओं के बीच HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे भाई? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। एक विधि गुणनखंड विधि है और दूसरा विधि भागफल विधि, यानी भाग करके, एक भाग विधि है, गुणन विधि है। तो आइए देखते हैं, पिछली कक्षाओं की पुनरावृत्ति करते हैं कि मान लीजिए दो संख्याओं का हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। इसी में से हमने दो संख्याएं ले लिया, 135 और 225। अब 135 और 225 का हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। 135 और 225 का हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। तो कैसे निकालेंगे? तो पिछली कक्षा में हम गुणनखंड विधि में कैसे पढ़े हैं कि इसका हम गुणनखंड करेंगे, 135 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 135 का गुणनखंड अगर किया जाए तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 135 में अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक चूंकि यहां विषम है, तो विषम संख्या है तो निश्चित रूप से विषम संख्या जो होगी वह 3 से विभाजित की जाएगी। तो अब 3 से अगर इसका विभाजन किया जाए तो क्या मिलेगा? तो 3 से भाग करने पर देखिए 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यहाँ 45 मिल जाएगा। अब ये 45 भी एक विषम संख्या है, इसको भी पुनः 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 एकड़ 3, 3 पचे 15। फिर हम 3 से इसको विभाजित कर सकते हैं, 3 पचे 15, और लास्ट में अब ये 5 मिल गया जो कि 5 से ही विभाजित हो सकता है, यानी यहाँ शेषफल 1 मिल जाएगा, यानी 5 एकड़ 5, ये हमारा भागफल यहाँ 1 आ जाएगा। और इस प्रकार 135 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहां से देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमें प्राप्त हो गया। और फिर 225 का अगर गुणनखंड निकालें तो 225 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहां भी अंतिम अंक विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर हम 3 से शुरुआत करेंगे, 3 से इसको विभाजित किया जाए, 3 सते 21, 3 पचे 15, और फिर यहाँ 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इसी प्रकार अब ये 25 आ गया, तो 25 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो हम यहाँ 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 पचे 25, और पुनः यहाँ 5 से विभाजित होगा, 5 एकड़ 5। तो इस प्रकार 225 का अगर हम गुणनखंड करें तो 225 के गुणनखंड में हमें 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और साथ में 5 गुणे 5, तो यहां से 5 गुणे 5 ये मिल रहा है। इसको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां देखिए इसमें घात कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का गुणा 3 बार हुआ है, तो इसको 3 का घात 3 कह सकते हैं, और साथ में 5 का घात 1 है। इसी प्रकार यहां अगर गुणनखंड को घात के रूप में व्यक्त करें तो 3 का घात 2 है और यहाँ 5 का घात 2 है। ये घात के रूप में इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है।
तो अभी हम गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना बता रहे हैं। तो देखिए कैसे हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। HCF हमें निकालना है 135 और 225 का। तो 135 और 225 का HCF देखिए कितना आ गया गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम इसमें कॉमन फैक्टर लेंगे। कौन कौन दोनों में गुणनखंड कॉमन है। तो देखिए इसमें 2 बार 3 का गुणनखंड है, इसमें भी 2 बार 3 का गुणनखंड है, मतलब 2 बार 3 इस दोनों में कॉमन है। यहां देखिए 3 गुणे 3, यहां भी 3 गुणे 3, यह चीजें कॉमन दिख रही है, ये कॉमन दिख रही है। और साथ में 5 का एक फैक्टर कॉमन है, 5 का एक फैक्टर कॉमन है, एक 5 इसमें है और एक 5 इसमें भी है। ये दोनों चीजें हमें कॉमन दिख रही है। तो अब हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 यानी 3 की 2 घात दोनों में कॉमन है। यहां से देखिए 3 का घात 2 है, यहां 3 का घात 3 है। तो अगर कहा जाए 3 की कितनी घातें दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 घातें दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 3 का घात 2 हम यहां जो उभयनिष्ठ घात है जो दोनों में मौजूद है उसको लिख देंगे। और फिर उसके बाद में 5 की अधिकतम घात। तो देखिए 5 की घात, इसमें एक घात अधिकतम कॉमन है, इसमें जरूर 5 की घात 2 है लेकिन इसमें 1 है। अब अगर कॉमन की बात करें कि दोनों में 5 के कितने गुणनखंड कॉमन है, तो एक ही गुणनखंड कॉमन है, यानी 5 की घात 1 दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार HCF यहां से हमें प्राप्त हो जाता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 45, ये आ जाएगा HCF। यानी गुणनखंड विधि से हम 135 और 225 का इस प्रकार से HCF निकालते हैं। अब आइए देखते हैं इसी HCF को भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए ये गुणन विधि है, ये गुणनखंड विधि है, तो गुणन विधि से निकाला गया है। अब भाग विधि से देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो भाग विधि से तो इसमें हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कौन सी संख्या छोटी है। भाई भाग विधि से अगर गुणन हमें ये महत्तम समापवर्त यानी HCF ज्ञात करना है तो 135 और 225 में 135 जो होगा वो छोटा है, 225 बड़ा है। सबसे पहले हम छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करते हैं। अब उसके बाद में छोटी संख्या को भाजक और बड़ी संख्या को भाज्य माना जाता है। तो छोटी संख्या को हम भाजक मान लेंगे, तो छोटी संख्या ये हमारा 135 हो जाएगा भाजक, और 225 को यहां भाज्य कहा जाएगा, और इससे भाग करना शुरू करेंगे। तो देखिए 135 एक बार जाएगा केवल, 135 51 में 135। अब घटाएंगे यहां से 5 में 5 घटाएंगे 0, और फिर यहां देखिए 12 में से 3 घटाना है तो 9 आएगा, फिर एक एक कैंसिल हो जाएगा। यानी 225 में 135 घटाएंगे तो 90 शेष बचेगा। अब भाग विधि में क्या करते हैं कि अब पुनः जो शेष बचा है उस शेष से पूर्व वाले भाजक को विभाजित करते हैं। तो अब यहां जो शेष बचा है 90, इस 90 से हम पहले वाले भाजक 135 को पुनः विभाजित करेंगे। अब देखिए यहां विभाजित करने पर क्या मिलेगा, तो ये एक बार जाएगा 90 51 90, और फिर घटाएंगे तो यहां 5 आ जाएगा, और यहां 13 में से 9 घटाएंगे तो ये 4 मिल जाएगा, यानी 45 हमको शेषफल मिला। अब इस शेषफल से इसके ठीक पूर्व वाले भाजक को फिर से विभाजित किया जाएगा। भाई ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, और जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उस समय जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है, वही महत्तम समापवर्ती होता है। तो अब यहां देखिए 45 शेष बचा है, और 45 से अब हम 90 को पुनः विभाजित करेंगे, क्योंकि इस 45 शेष बचने वाले में भाजक जो था वो 90 था। तो 90 को यहां से अगर विभाजित किया जाए तो 45 दूना 90, पूरा का पूरा देखिए कट गया, ये पूरा का पूरा यहां विभाजित हो रहा है। अब जब शेषफल शून्य मिल जाए या पूरा का पूरा विभाजित हो जाए तो जिस संख्या से पूरा का पूरा विभाजित हुआ है वही हमारा HCF कहलाएगा। तो यहां देखिए ये 45 संख्या जो मिल रहा है यही पूरा का पूरा विभाजित कर रहा है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि यही 45 क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच HCF है। 135 और 225 का HCF हमें क्या मिल गया, 45। तो ये भाग विधि कहलाती है और ये गुणनखंड विधि कहलाती है। अब आइए देखते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके कैसे HCF ज्ञात करते हैं। हमारे प्रश्नावली 1.1 में पहला ही प्रश्न यही है
कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF कैसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं, आज उसको अब हम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। अब आइए देखते हैं, यहां प्रश्न संख्या 1 का पहला खंड में 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब हमें HCF ज्ञात करने की जो विधि होती है उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब कैसी विधि होती है, तो हम सबसे पहले जो दो संख्याएं दी होती हैं उन दो संख्याओं में ये पता लगाएंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन बड़ी है। तो अब यहां देखिए, इस पहले खंड में, पहले वाले खंड में 135 और 225 ये दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि इसमें 135 जो है वो छोटा है 225 से, 135 छोटा है 225 से। तो छोटी संख्या जो होगी उस छोटी संख्या को यहां हमें मानना पड़ेगा कि कौन सी छोटी संख्या और कौन सी बड़ी। तो देखिए, ए और बी के रूप में यहां परिमेयिका दिया गया। हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके यहां एल्गोरिथम के आधार पर HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एल्गोरिथम का प्रयोग करिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब यहां हम 135 और 225 के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहती है परिमेयिका कि अगर कोई दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो a और b के लिए हम दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r। मतलब कहीं ना कहीं यहां वही संबंध, भाग बराबर जो बताया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी संबंध के रूप में हमें इन दोनों संख्याओं को व्यक्त करना है। तो देखिए, इसके लिए हम अलग से भाग करके चेक कर सकते हैं कि अगर 135 से 225 को भाग किया जाए तो यहां भाग करने पर भागफल देखिए 1 आ रहा है और शेषफल मिल रहा है 90। यहां शेषफल देखिए कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो 1 भागफल है और 90 शेषफल है। अब भागफल और शेषफल को हम Q और R के रूप में समझेंगे। भाई यहां से हमें क्या मालूम चला कि इसमें A हो गया 225, A क्या है 225, A है 225 और B क्या है 135, B की वैल्यू 135 है। अब हमें क्या तलाशना है Q और R, तो उसको अलग से हम भाग करके तलाश लेंगे। भाग करने पर देखिए Q कितना आ गया 1 और R कितना आ गया 90। तो उस रूप में हम लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R के रूप में इस 225 और 135 को हम लिख सकते हैं। हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं 225 ये बराबर होगा 135 गुणे Q का मान 1 है तो यहां 1 लिख देंगे और प्लस R का मान 90 है तो यहां 90 लिख देंगे। तो बिल्कुल वही सूत्र हमने यहां लगा दिया, A बराबर B इंटू Q प्लस R। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमने 225 और 135 को इस रूप में हमने लिख दिया। लेकिन यहां हम चेक करेंगे कि शेषफल कितना है। भाई एल्गोरिथम में क्या कहा गया, एल्गोरिथम में यह कहा गया कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और उन दो संख्याओं के बीच हमें HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बड़ी और छोटी का पता लगाएंगे, फिर हम बड़ी संख्या को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे और उसको इस संबंध के रूप में लिखेंगे। तो हमने यहां संबंध बना लिया कि 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब यहां देखिए शेषफल जो R है वो शून्य नहीं है, शेषफल यहां शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो पुनः अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक मिला, यानी जो वैल्यू मिल रही है यहां पर, इन दोनों के बीच यानी B और R के बीच
पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर से हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके भाजक और शेषफल के बीच फिर से हम वही संबंध बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि शेषफल कितना आया। यह काम तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। जैसा कि हमने भाग विधि में बताया था, लेकिन वहां भाग करके दिखते थे और यहां क्या करेंगे, यहां इस परिमेयिका का प्रयोग करके इस परिमेयिका के रूप में उनको लिखते जाएंगे। और जब r शून्य यानी जब हमको शेषफल शून्य मिलेगा उस समय जो भाजक होगा वही उन दोनों संख्याओं के बीच का HCF कहा जाएगा, वही उसका HCF होगा। तो यहां देखिए 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या देखा कि शेषफल यानी शेषफल जो R है यानी लास्ट में जो लिखा गया ये शून्य नहीं है, तो चूंकि शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, तो अब शेषफल 0 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे 135 और 90 के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां देखिए 135 तथा 90 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर अब 135 और 90 पर हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए इसमें 135 बड़ा है, तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, 135 बराबर, तो यहां देखिए 90 गुणे 1 प्लस 45 ये लिखा जा सकता है। भाई ये काम अगर तुमको डायरेक्ट नहीं मालूम चल रहा है तो तुरंत इसको अलग भाग कर सकते हो। 135 और 90 पर लगाना है तो 90 को 135 से भाग करके चेक कर लो, एक बार भाग करेंगे 45 यहां शेष बचेगा, तो उसी रूप में हमने लिख दिया 135 बराबर 90 गुणे 1 यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां देखिए फिर से शेषफल शून्य नहीं मिल रहा क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। यहां भी हमने जब भाजक और शेषफल के बीच परिमेयिका का प्रयोग किया तब भी शेषफल 0 नहीं मिला, तो अब फिर से इस समय जो भाजक है 90 और जो शेषफल है 45 इनके बीच पुनः ये परिमेयिका लगाएंगे। तो ये काम तब तक करते रहते हैं। एल्गोरिथम हमें यही बताता है, ये तरीका, ये चरण बताता है कि किस चरणों में हम इस पद को हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का तब तक प्रयोग करते रहेंगे जब तक हमें अंतिम शेषफल शून्य ना मिल जाए, और जब अंतिम शेषफल शून्य मिला उस समय जो अंतिम विभाजक होगा, अंतिम विभाजक ही हमारा HCF कहलाएगा। तो अभी देखिए शेषफल शून्य नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे 90 और 45 के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो फिर से यहां देखिए 90 तथा 45 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर तो 90 और 45 के बीच लगाना है, तो हम जानते हैं 45 का 2 से गुणा कर दे तो 90 मिल जाए, यानी 45 से अगर 90 को भाग करें तो 2 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। 45 गुणे 2 कर देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। 45 गुणे 2 करने पर शेषफल 0 मिल रहा है, तो शेषफल 0 देखिए यहां प्राप्त हो गया, क्योंकि शेषफल बराबर क्या मिल रहा है 0। और ये एल्गोरिथम क्या बताता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बताता है कि जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उस समय जो अंतिम विभाजक है वही HCF होगा। अतः 135 और 225, 135 और 225 का जो HCF है वो किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे अंतिम विभाजक। और यहां से अगर देखा जाए किस संख्या से भाग करने पर
शेषफल शून्य मिला है। तो यहाँ 45 हमारा अंतिम विभाजक है, 45 से भाग करने पर शेषफल शून्य मिल रहा है, तो इसलिए HCF कहा जाएगा 45। तो यही हम HCF गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर चुके हैं, भाग विधि से भी, और यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें सेकंड वाला प्रश्न, 196 और 38,220, इनका कैसे HCF ज्ञात किया जाए। तो इनका HCF ज्ञात करने के लिए देखिए 196 और 38,220 ये दिया हुआ है, हमें यहां HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन बड़ा है। तो 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है, 38,220 बड़ा है। तो निश्चित ही बड़ी संख्या भाज्य होगी, यानी बड़ी संख्या को हम A मानेंगे और छोटी संख्या B होगी। तो यहां अगर देखा जाए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 38,220 बराबर 196 गुणे, अब देखिए कितनी बार गुणा करेंगे 196 का कि 38,220 के निकट मिल जाए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हमें अलग से भाग करके तुरंत चेक करना होता है, भाग करके अलग से चेक कर लो। देखिए 196 से अगर भाग किया जाए 38,220 को तो क्या मिलेगा। तो यहां से देखिए एक बार जाएगा 196 करने में 196, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17 में से 9 घटाएंगे 8, और साथ में 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, और फिर इसके बगल 2 आ जाएगा। अब देखिए 196 का 9 से अगर गुणा करें तो 9 छक 54 और 9 9 81 और 5 86 और 9 91 9 और 8 17, 12 में 4 घटाएंगे 8 और फिर 15 में 6 घटाएंगे 9 और फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद एक 0 आएगा। और फिर 196 का अगर गुणा करें तो देखिए 5 बार ये जाएगा, 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 91 5 और 4 9, ये पूरा का पूरा कट रहा है। यानी 196 ये पूरी तरीके से 38,220 को विभाजित कर रहा है 195 से गुणा करने पर, यानी शेषफल इसमें शून्य मिल रहा है। जैसे ही हमने 196 और 38,220 के बीच यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का प्रयोग किया तो पहले ही पद में शेषफल शून्य मिल गया। तो शेषफल शून्य मिलने के लिए अंतिम विभाजक कौन है, तो एक ही पद में मिल रहा है। तो यहां देखिए भाजक यही 196 है, 196 ये भाजक है, 196 से ही भाग करने पर हमें डायरेक्ट शेषफल शून्य मिल रहा है। तो ऐसे लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर यहां क्या मिला, शून्य, शेषफल बराबर मिल गया शून्य। अतः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का आपने प्रयोग किया तो HCF देखिए कितना आ गया, HCF 196 और 38,220 इसके बीच HCF निकल आया 196, यही हमारा आंसर होगा। HCF 38,220 और 196 का 196 के बराबर होगा। आइए देखते हैं 867 और 255, इसमें कैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी। तो इसमें 255 जो है वो छोटा है, 255 छोटा है, 867 बड़ा है। अब यहां हम एक इसको मानेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यहां हम प्रयोग करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमें एक संख्या को A मानना है, दूसरे को B। तो हम जानते हैं बड़ी संख्या हमारी A है, बड़ी संख्या A है 867 और छोटी संख्या B 255, ये दिया हुआ है। अब हमें A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है।
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी क्यू और आर को तलाशना है। तो सबसे पहले हम भाग करके अलग 255 से 867 को अगर भाग करें तो देखिए क्यू और आर क्या मिलेगा, तो कितनी बार जाएगा। हम यहां से देखें तो ये 3 बार, 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7, ये 765 यहाँ मिल रहा है। 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और फिर 6 में से 6 0 आएगा और 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा, यानी 102 शेष मिल रहा है। तो इस प्रकार 255 से हमने जब भाग किया तो भागफल 3 और शेषफल 102 आया। तो अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का अगर प्रयोग करें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करें तो हम a बराबर यानी 867 बराबर b 255 है इंटू q, तो q का मान यहाँ देखिए 3 आया है और r कितना आया है 102। यहां देखिए शेषफल जो मिला 102, ये है शून्य नहीं है, तो इसे लिख देंगे चूंकि शेषफल ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब पुनः हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। किस पर प्रयोग करना है, तो जो भाजक है और शेषफल है, तो भाजक और शेषफल पर हमें पुनः लगाना पड़ेगा। तो अब यहां देखिए 255 और 102 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर तो यह काम हमको फिर से करना पड़ेगा। विभाजन परिमेयिका लगाने पर तो देखिए इसमें बड़ा कौन है 255, तो अब हम लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुणे, अभी कितनी बार जाएगा, तो तुरंत इसको भाग करके चेक कर सकते हो। 102 से 255 को भाग करें तो ये 2 बार जाएगा, 204, 102 दुना 204, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 51 बच रहा है। तो फिर से यहाँ देखिए हम 2 भागफल हो गया, तो भागफल 2 है और शेषफल 51 है, ये मिल गया। हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके इस रूप में लिख दिया। अब यहां देखिए फिर से यहां शेषफल शून्य नहीं मिल रहा, यहां शेषफल फिर से शून्य नहीं मिल रहा है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, पुनः अब फिर से जो भाजक और शेषफल है तो पुनः वही काम करेंगे, पुनः 102 और 51 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर देखिए हमने यहां शॉर्ट में डॉट 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 कर दिया, यही लाइन यहां दोहरानी, ये हमने समझाने के लिए लिखा है। अगर इतना लंबा ना लिखना हो तो एक बार हमने शुरुआत में लिख दिया तो आगे हम शेषफल 0 नहीं तो पुनः वही चीज आगे लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए समझने के लिए कि यहाँ कैसे हम पुनः लिख रहे हैं। तो अब यहाँ 102 और 51 के बीच पुनः हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग किया है। तो अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुणे, तो हम जानते हैं 51 को 2 से गुणा करें तो 102 मिल जाता है, 51 गुणे 2 करेंगे 102 आ जाएगा और शेषफल क्या मिलेगा 0। तो अब यहां क्या मिल गया, शेषफल बराबर 0 मिल गया हमको, शेषफल बराबर मिल गया 0। अतः जैसे ही शेषफल 0 मिला तो अंतिम विभाजक कौन है, किस संख्या से विभाजित करने पर शून्य मिला है, तो अंतिम विभाजक यहां देखिए 51 दिख रहा है, ये अंतिम विभाजक है। तो जो अंतिम विभाजक है वही हमारा HCF होगा। तो अतः HCF ऑफ शुरुआत वाली संख्याएं कौन थी, 867 और 255, इन दोनों का HCF की बात किया जाए तो ये अंतिम विभाजक जो हमें मिला है वही होगा अंतिम विभाजक। तो अंतिम विभाजक के रूप में यहां हमको 51 दिखाई दे रहा है, तो यही 51 हो जाएगा HCF और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हम HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। यहां और भी कुछ प्रश्न हमने लिख दिया है,
इसका घर पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके इन प्रश्नों को स्वयं एक बार अगर हल कर ले तो निश्चित रूप से इस टॉपिक के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। तो ये आज के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को एक बार जरूर, अगर समझ में आया है तो एक बार जरूर इनको ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन यहाँ बताएंगे। लेकिन इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप ना लगा सके। हाँ, ये ध्यान रखिए, जब तक शेषफल शून्य नहीं होता तब तक हम भाजक और शेषफल के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे, और जब शेषफल शून्य मिलेगा तो अंतिम विभाजक ही हमारा HCF होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में हम इससे जुड़े हुए और भी मॉडर्न प्रश्न जो पूछे गए परीक्षाओं में, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, उनको सलूशन उनका हम करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।